हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्कूल यात्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। 10th एग्ज़ाम के लिए हिंदी बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है ये ओम का नियम। इसको पूछने का कई तरीका है। कभी कभी ये इसे सीधे पूछ दिया जाता है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, इसे ग्राफिया विधि से निरूपण करें। या कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच क्या संबंध होता है, इसे स्थापित करें परिभाषा लिखकर। तो इस प्रकार से हम ओम के नियम के बारे में जानेंगे। तो ओम का जो नियम था, थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि ओम नाम के जो वैज्ञानिक थे वो 1827 ईस्वी में, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो 1827 ईस्वी की बात है। इन्होंने एक प्रयोग किए थे और उस प्रयोग में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच अर्थात वोल्टेज और करंट के बीच एक संबंध को स्थापित किए थे और इसी संबंध का नाम ओम का नियम पड़ा था। चूँकि ओम नामक ओम जॉर्ज साइमन ओम ने ही इस कथन को साबित किए थे, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर नियम बन गया ओम का नियम। इसमें विशेष कुछ बातें कही नहीं गई है। इसका जो मेन चीज़ है, इसमें बताया गया है कि आप जो है ज़्यादा करंट यदि आप पाना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज दीजिए। अर्थात ओम ने सिंपल सी बातों को बताया था कि किसी भी परिपथ में हम ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो हमें ज़्यादा करंट प्राप्त होती है, लेकिन उस परिपथ में भौतिक अवस्था को अचर रखा गया था। भौतिक अवस्था को यदि हम परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ का प्रतिरोध बदल जाता है, जिसके कारण उसमें भौतिक अवस्था जैसे ताप हो गया, चालक की लंबाई हो गया, और भी कई चीज़ें हैं, चालक का क्षेत्रफल हो गया जिसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इन सभी चीज़ों को भौतिक अवस्था को अचर मानकर ओम ने इस नियम को बनाया था, क्योंकि ये अचर पर ही काम करता है। तो आइए जानते हैं कि ओम के नियम में क्या कहा गया, इनका कथन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर इसे ग्राफिया विधि से कैसे साबित करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ओम के नियम ने क्या कहा था। सबसे पहले जानिएगा कि 1827 ईस्वी में इस नियम को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ओम के द्वारा दिया गया था, जिसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। इस नियम के जो कथन होते हैं उस कथन को आप ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि अचर ताप पर एक विद्युत परिपथ के चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसे भी से सूचित करते हैं विभवांतर, उस चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात सिंपल सा कहा गया कि किसी चालक तार में जब हम धारा को प्रवाहित कराते हैं तो उसमें जितना विभवांतर हम देते हैं तो उससे जो धारा प्राप्त होता है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ ये हुआ कि यदि हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ से हम लिखते हैं भी समानुपाती आई, और इसी को हम लिखते हैं समानुपाती हटाकर तो भी बराबर आर आई। ठीक है, या इसी को लिख देते हैं भी बराबर आई आर, और यहाँ से आर का फार्मूला निकलता है आर बराबर भी बटा आई। इधर आई गुना में इधर गया भाग में, अर्थात आर बराबर भी बटा आई हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रतिरोध का फार्मूला निकल जाता है और यहीं से धारा का भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं, आई बराबर भी बटा आर करके। उसके बाद देखिए आर क्या है, तो आर को जान लीजिए। जहाँ आर एक नियतांक होता है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम इसलिए रख दिया गया क्योंकि धारा और विभवांतर के बीच जब संबंध आया तो वह संबंध एक नियतांक के रूप में आया था जिसे प्रतिरोध कहा गया, जिसका ग्रीक भाषा में जिसे ओम शब्द से सूचित किया गया। तो इसीलिए ओम के नाम पर ही ओम, चूँकि ओम नामक वैज्ञानिक ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट के लिए ओम नाम से ही इसका एसआई मात्रक रख दिया गया। और यहाँ से आप देखिएगा कि प्रतिरोध का मात्रक
प्रतिरोध का मात्रक यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन एसआई मात्रक जब पूछा जाएगा तो आपको ओम जवाब देना है और अन्य मात्रक के रूप में वोल्ट प्रति एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं ओम के नियम का सत्यापन के लिए। चलिए, ओम के नियम को सत्यापित करने से पहले आपको बता दें कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक तार का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करता है और आवेश प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसीलिए आप इसका परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का जो विरोध करती है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, ओम के नियम का हम सत्यापन करने के लिए चलेंगे तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए हमें कुछ उपकरण लेने पड़ेंगे और उस उपकरण में है चालक तार ले लेंगे, पहला पॉइंट कि चालक तार ले लेंगे। दूसरा तीन सेल या 4 सेल आप ले सकते हैं। तीसरा है कि एक एमीटर ले लेंगे और चौथा एक वोल्ट मीटर ले लेंगे और पांचवा है कि एक दाब कुंजी ले लेंगे। क्या क्या लेना है? चालक तार लेना है, 4 बैटरी या सेल ले लेना है, एक एमीटर ले लेना है और एक वोल्ट मीटर तथा एक दाब कुंजी ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इन सभी उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर एक विद्युत परिपथ बना लेना है। इन सभी उपकरण में क्या क्या है? चालक तार है, 4 बैटरी है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है और एक दाब कुंजी है और इन सभी उपकरण को मिलाकर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। इस विद्युत परिपथ को हम कैसे तैयार करते हैं? तो आइए देखते हैं विद्युत परिपथ को तैयार कैसे करते हैं। इस विद्युत परिपथ में यहाँ पर देखिएगा 4 सेल लगाए हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3 ये सेल है इस प्रकार से, और सेल 4 इस प्रकार से 4 सेल है। मान लीजिए, अभी इसको मिटा देते हैं इस लाइन को। इस प्रकार से 4 सेल लगा हुआ है। सेल का जो बड़ा सिरा है ये प्लस है और छोटा सिरा माइनस है। उसके बाद देखिएगा प्लस से इस प्रकार से चालक तार आती है और इस प्रकार से चालक तार जाती है, जिसमें यहाँ पर चालक तार का प्रतिरोध है और इसके समांतर क्रम में आप देखिएगा एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं और चालक तार के श्रेणी क्रम में यहाँ एमीटर लगा हुआ है और इसके श्रेणी क्रम में ही दाब कुंजी लगा हुआ है, जिसे आप स्विच भी कह सकते हैं। अब क्या करते हैं? सिंपल सा फंडा है। अब इसमें ओम के नियम के अनुसार क्या बोला गया था कि आप जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। अर्थात सीधा सा बात है कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें बैटरी जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी को जोड़ते हैं। अब बारी बारी से हम 4 बैटरी लिए हैं तो 4 बैटरी तक जोड़ेंगे। पहले एक बैटरी पर विभवांतर और धारा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसी में एक और बैटरी बढ़ा देंगे, अर्थात अब 2 बैटरी पर विभवांतर और धारा का मान ज्ञात करेंगे। फिर एक बैटरी बढ़ा देंगे, 3 बैटरी पर धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे और फिर एक और बैटरी बढ़ा देंगे, 4 बैटरी पर धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। आइए बारी बारी से बैटरी को जोड़कर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ते हैं। सबसे पहले जब एक बैटरी को जोड़ते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हम एक बैटरी को जोड़ रहे थे तो उस समय विभव 1 था और धारा का मान एमीटर पर देखने के बाद 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बता देते हैं कि एमीटर जो होता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जवाब दीजिएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि एमीटर जो है श्रेणी क्रम में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करके देता है। संपूर्ण धारा का मतलब हुआ कि किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो हर एक बिंदु पर एक समान ही धारा प्रवाहित होता है और हमें एम्पियर से एक संपूर्ण धारा का मान प्राप्त करना होता है, जो हमें श्रेणी क्रम में ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि चूंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान हर जगह पर एक समान होती है, इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो संपूर्ण विद्युत विभवांतर को मापती है, अर्थात वोल्टेज को मापती है और वोल्टेज समान तब होती है जब वोल्टेज समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होने के कारण वोल्ट मीटर को
समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके प्रयोग के लिए आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसका सत्यापन करते हैं। तो इस सत्यापन को करने के लिए अर्थात ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उपकरण कौन कौन से लिए और इसे परिपथ के अनुसार सजा दिए हैं। अब आइए देखिए क्या क्या करते हैं। तो इस परिपथ में देख सकते हैं कि इस परिपथ में एमीटर ए को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर भी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें एमीटर विद्युत धारा को मापती है तथा वोल्ट मीटर चालक के सिरों का विभवांतर को मापता है, अर्थात वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापती है। अब सबसे पहले प्रयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले केवल एक सेल का प्रयोग करके परिपथ से धारा प्रवाहित कराते हैं और फिर एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। एमीटर से धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान हमें ज्ञात कर लेते हैं केवल एक सेल को जोड़कर। तो जब हम एक सेल को जोड़कर विभवांतर और धारा का मान ज्ञात करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमें वोल्ट मीटर 1 वोल्ट दिखाया और विद्युत धारा के लिए एमीटर 1 एम्पीयर दिखाया। तो हम यहाँ पर एक सारणी तैयार करते हैं, तो वोल्टेज 1 और धारा 1 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर हम 2 सेल को जोड़कर उसी प्रकार धारा एवं विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहले एक सेल को जोड़े तो विभव 1 था और फिर एमीटर पर धारा का मान भी 1 था, लेकिन इस बार हम एक और बैटरी को बढ़ा दिए। अब बैटरी हमारे पास परिपथ में 2 बैटरी जुड़ चुका है। जब अब 2 सेल जुड़ चुका है उसके बाद का अब विभवांतर मापते हैं। तो हमने विभवांतर को मापा तो विभवांतर हुआ 2 अर्थात वोल्टेज हुआ 2 वोल्ट और धारा का मान हुआ 2 एम्पियर। अब आगे क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार हम 3 सेल और फिर 4 सेल का प्रयोग कर धारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम फिर जोड़ देते हैं, एक सेल और बढ़ा देते हैं। जब एक सेल और अर्थात अब इस बार 3 सेल को एक साथ जोड़कर वोल्टेज और धारा का मान ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि 3 सेल को जोड़ने पर हमें वोल्टेज 3 प्राप्त होता है और धारा का मान भी 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक और सेल बचा हुआ है, तो जब हम चौथा सेल को भी जोड़ देते हैं अर्थात एक साथ में चारों सेल को जोड़ देते हैं, तो चारों सेल को जोड़ने के बाद हमें वोल्टेज 4 वोल्ट और विद्युत धारा का मान 4 एम्पीयर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या देख लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है बोर्ड में, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो 4 सेल का प्रयोग कर धारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें प्राप्त मान से पता चलता है कि जितना गुना विभवांतर, यहाँ गुना लिखा हुआ है कि जितना गुना विभवांतर दिया का मतलब हुआ कि हमने जितना सेल का प्रयोग किया, ठीक है, तो सेल से ही विभवांतर दिया जाता है। तो जितना गुना हमने विभवांतर दिया उतना ही गुना धारा प्राप्त हुई, अर्थात विभवांतर दुगना करने पर धारा का मान दुगना। देखिएगा यहाँ पर विभवांतर को 2 गुना किया तो धारा का मान भी 2 गुना हो गया और विभवांतर 3 गुना करने पर धारा का मान भी 3 गुना हो गया। विभवांतर 4 गुना करने पर धारा का मान 4 गुना हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभवांतर दुगुना करने पर धारा दुगुना तथा विभवांतर 3 गुना करने पर धारा 3 गुना प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने धारा विभवांतर का एक सारणी तैयार कर लिया। सारणी तैयार कर विभवांतर और धारा का अनुपात निकाला जो एक समान था अर्थात अचर था। आप यहाँ से देखिएगा, जब हम विभव और विभवांतर और धारा का मान यहाँ पर सारणी पर निकाले तो इसके बाद जब हमने इस दोनों का अनुपात निकाला अर्थात V/I का मान निकाला तो सब स्थिति में V/I का मान 1 ही आ रहा था। 1 ही का मतलब हुआ कि धारा और विभवांतर का ये वोल्टेज और धारा का मान अर्थात विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है
वो हर जगह हर स्थिति में एक ही समान था, अर्थात अचर था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब हम इस सारणी से ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो है मूल बिंदु से एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ खींचने के लिए उम्मीद है आप लोग को आता होगा, नहीं तो एक बार ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए तो आप ग्राफ को समझ जाइएगा। एक्स अक्ष पर धारा को लिए हैं और वाई अक्ष पर वोल्टेज को लिए हैं। तो देखिएगा कि पहले एक्स पर जाइए, एक्स का मान अर्थात धारा का मान 1 है, तो 1 के सामने वोल्टेज का मान 1 है, तो हमने इधर 1 गया और इधर भी 1 गया, तो यहाँ इसका बिंदु ये हो गया। सेम इसी प्रकार इधर 2 है तो इधर भी 2 है, दोनों का मिलन बिंदु ये है। 3 इधर है, 3 इधर है। तो इस प्रकार से हमने एक ग्राफ खींचा, जो ग्राफ हमारे मूल बिंदु ओ से एक सीधा रेखा में प्राप्त हुआ। और किसी भी ग्राफ का जब कोई सरल रेखा प्राप्त होता है तो उस सरल रेखा का अर्थ होता है कि एक्स अक्ष पर जो राशि है और वाई अक्ष पर जो राशि है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, अर्थात दोनों का अनुपात एक ही होता है। तो इस अनुसार से इस सारणी से जो ग्राफ प्राप्त हुआ है हमें, उस ग्राफ के द्वारा भी ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी परिपथ में जितना ज़्यादा आप वोल्टेज दीजिएगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगा। अर्थात ओम के नियम के अनुसार ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ग्राफिया विधि से भी आपको जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको केवल इतना ही सेम टू सेम लिखना है। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं।